अच्छा जी, ज़रा सा हम चीज़ों को रिकॉल करते हैं। मुझे एक बात बताएं, एक लेसी IFRS 16 को कब अवॉइड कर सकता है? नंबर 1 सर, अगर शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू एसेट की लीज हो। ऐसा शॉर्ट टर्म लीज जब होगी जब टर्मिनेशन और एक्सटेंडेबल लीज टर्म को इंक्लूड करके हमारा लीज टर्म 12 महीने या उससे कम होगा तो शॉर्ट टर्म लीज होगी, ठीक है जी। लेकिन शॉर्ट टर्म लीज का 100% मतलब ये नहीं कि लेसी को लाजमी इसको जो है ना वो करना है आपका, अल्लाह भला करे, शॉर्ट टर्म लीज को लाजमी जो है वो IFRS 16 से बाहर रखना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो चाहे तो इस पर भी IFRS 16 अप्लाई कर सकता है। फिर हमने ये देखा था कि सर हमारे पास शॉर्ट टर्म लीज के अंदर जो एक्सेप्शन अवेलेबल है वो क्लास वाइज अवेलेबल है। दरमियान में ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक क्लास के अंदर मौजूद कुछ एसेट्स पे ये अप्लाई करो और एक क्लास में मौजूद कुछ एसेट्स पे IFRS 16 अप्लाई करो और कुछ पे अप्लाई ना करो, ये पॉसिबल नहीं है। लो वैल्यू पे हमने देखा था कि जब एसेट नया हो तो उसकी वैल्यू $5000 से कम होनी चाहिए, ऐसा। और सर अगर लो वैल्यू एसेट है तो उसकी लीज को आप चाहे तो IFRS 16 में रखें, चाहे तो ना रखें। लेकिन अगर ये भी पॉसिबल है कि एक जो है वो क्लास के अंदर कुछ लीजेज ऐसी हों जो IFRS 16 के अंदर हों, लो वैल्यू लीज, और कुछ हों जो IFRS 16 से हमने बाहर रखी हों। याद आ रहा है भाई? ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास सर लीज टर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती। लीज टर्म में एक्सटेंशन कब आती है? जब सिर्फ लेसी के पास ऑप्शन हो और लेसी इज रीजनेबली सर्टेन कि वो उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। और सर लीज टर्म को हम रिड्यूस कब करते हैं? जब टर्मिनेशन ऑप्शन अवेलेबल हो किसके पास? लेसी के पास। टर्मिनेशन ऑप्शन किसके पास अवेलेबल हो? लेसी के पास। और वो रीजनेबली सर्टेन हो कि वो उसको एक्सरसाइज करेगा। अगर वो करेगा तो लीज टर्म क्या कर दें आप? छोटी कर दें। याद आ रहा है भाई? ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी, ऐसा है। जी मेरा बच्चा, जब सारे रेंटल एक जैसे होंगे तब आपने एनुटी का फंक्शन यूज़ करना है। अगर रेंटल की अमाउंट सब जगह पे क्या है? कांस्टेंट है, तो फिर आपने क्या करना है? एनुटी का फंक्शन यूज़ करना है, ऐसा। बोर्ड में देखिएगा दोस्त, प्यारे भाई। जी मेरा प्यारा बच्चा, देखो किया किसको, ये भी तो देखो। इंतहाई छोटे लीजेस को, इंतहाई छोटी छोटी लीज को $5000 सर US मार्केट में क्या होगा? नहीं कर सकता ना बड़ी प्लांट को। तो बड़ी प्लांट के लिए फिर ज़रूरी क्या है कि लीज क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। इतना बड़ा प्लांट को शॉर्ट टर्म लीज पे आमतौर पे नहीं देता, ऐसा। तो जो एक्सेप्शंस दिए ना वो बड़े केयरफुली कैलकुलेटेड एक्सेप्शंस दिए कि भाई आप ये चाहो तो एक्सक्लूड कर दो, उसमें इतना मैनिपुलेशन का चांस नहीं है, ऐसा। अच्छा जी मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखिएगा अपने पास। यार एक काम करोगे, कोई एक बंदा यार मेरे ना लैपटॉप ले आ जरा जाके यार वहाँ से बेटा। अच्छा जी प्यारे भाई, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा। सर हम एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, गौर से देखना मेरे बच्चों। परचेज ऑप्शन, मुझे पता है परचेज ऑप्शन का क्या मतलब है। लीज टर्म के एंड में चाहे तो लेसी इसको परचेज कर ले। ये ऑप्शन किसके पास है? लेसी के पास हो तो लेसी क्या करेगा? या तो उसको एक्सरसाइज करेगा। परचेज ऑप्शन का मतलब है एंड पे आके पैसे दे के परचेज करेगा, फ्री में नहीं मिलेगा भाई। एंड पे आके एसेट उसको क्या करना है? परचेज करना है। अब बताओ परचेज ऑप्शन में एंड पे आके रेंटल्स के अलावा भी एक अमाउंट होगी ना जो लेसी ने देनी है लेसर को। किसके लिए? एसेट परचेज करने के लिए, ऐसा है या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ सर, हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि हमारे पास एक लीज़ है जिसमें रेंटल्स हैं, गौर तो सुनना, ₹100 पर ईयर, ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, गौर तो सुनना मेरे बच्चों, सर 10%। सर लीज़ की टर्म है 4 साल। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। लीज़ की टर्म है 4 साल। एसेट की लाइफ है 6 साल। 4 साल बाद वैसे तो एसेट चला जाएगा लेसर के पास, लेकिन लेसर कह रहे लेसी तुम चाहो तो इसको 4 साल बाद
खरीद लेना, खरीदोगे तो तुम्हें पे करना पड़ेगी एक अमाउंट जिसको हम कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस ऑफ परचेज ऑप्शन, ऐसा वो तुम्हें देने पड़ेंगे जनाब 80 रुपए, ठीक है जी। तो आप ये एसेट क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो, ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, एसेट लेसी एंड में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो 1000 चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। केस ए, लेसी इज रीजनेबली सर्टन कि वो इसको क्या करेगा, खरीदेगा। तो क्या होगा सर, बोर्ड पे देखिएगा, मैं ले रहा हूं जनाब, लेसी इज रीजनेबल certainty that asset will be purchased। अब बताओ सर, लेसर ने लेसी को क्या पैसे पे करने? सर एक तो रेंटल पे करने, तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें किसके, रेंटल्स की। कितने रेंटल्स है जी, 100 रुपए। अब देखो भाई, एन्युटी का फॉर्मूला मैं इसलिए लगा रहा था फरहान, 1 - 1 + 10% रेज़ टू द पावर -4, 6 नहीं है भाई, रेंटल 4 ही है, डिवाइडेड बाय क्या आ रही है, हेलो वालेकुम सलाम, जी 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 क्लियर, जी बिल्कुल कर दो। तुम लोगों से बड़ा कोई बोंगा नहीं है जी। 317 भाई, इसके अलावा और को पैसा देना है लेसी ने? बोर्ड पे देख लो यार मेरे बच्चों, कोई और पैसा देना है लेसी ने? हाँ, क्या देना है? एक्सरसाइज प्राइस। कब देनी है? तो मुझे बताओ एक्सरसाइज प्राइस है कितने की? 80 रुपए की, डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू द पावर 4, कितना? 64, 55 कर लो आसानी के लिए, कितने हो गए टोटल? 370। मेरे बच्चों बोर्ड पे देखना, ये एक ऐसी चीज़ है जो एग्जामिनर बारहा दफा पूछ चुका है पेपर में। अब बताओ, मैं अपने पास ईयर 0 पे एक एंट्री पास कर रहा हूँ, ROUA डेबिट, कितने से? 370। मुझे बताओ, ये जो ROU में तुमने अमाउंट डाली है एंड वाली 80 वाली, इसका मतलब है तुम्हारी नीयत है ना इसको पूरा ज़िंदगी के आखिरी दिन तक लेके जाने की, ऐसा है या नहीं है? अच्छा जी, वेरी गुड सर। कैश हमने कितना पे किया है सर? कुछ भी पे नहीं किया है। क्या है सर हमारे पास सारे का सारा? लीज लायबिलिटी। ऐसा बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, लीज लायबिलिटी 372, बोर्ड पे देखना प्लीज़। अब देखो हमारी बुक्स में आगे दो चीज़ें, एक आगे लीज लायबिलिटी, दूसरा क्या आ गया? ROU। नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो नहीं लिखो। सबसे पहले हमें काम करते हैं, हम लीज लायबिलिटी का शेड्यूल बना लेते हैं, ठीक है जी। ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग, ऐसा। रेंटल हमारे पास 100 रुपए का, ईयर 1। ओपनिंग कितना जी? 372। सूद का रेट 10% ना, 37। बाकी सर 63 सर, फिर 309। बोर्ड पे देखते रहेगा मेरे बच्चों, 309, 31, 69 ना, फिर 240, फिर 240, 24, कितना जी? 70, बस। ये एंड में 80 रुपये क्यों बच रहे हैं? क्योंकि 80 रुपये लेसी को एंड में आगे पे करने एसेट को परचेज करने के लिए, ऐसा। अब बोर्ड पे देखना, बताओ मैं पहले साल के एंड में क्या एंट्री पास करूंगा लीज लायबिलिटी से रिलेटेड? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 37 से। फिर लीज लायबिलिटी ग्रेड कितने से? 37 से। फिर आखिर ईयर 1 के एंड पे एक और एंट्री, वो क्या सर? मेरे पास लीज लायबिलिटी डेबिट मेरे बच्चों कितने से? 100 से। और अब मेरा सवाल है, आपके पास ROUA है, इसको आपने डेप्रिशिएट करना है। आप सुनना गौर से,
ROUA डेप्रिशिएट होता है, गौर से सुनना, आमतौर पे लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर। ऐसा इस एसिड की यूजफुल लाइफ कितनी है? 6 साल। लीज टर्म कितनी है? तो अगर इस एसिड ने वापस जाना है तो कितने साल यूज करोगे इसको? 4 ही यूज कर सकेंगे ना। यूजफुल लाइफ तो हमारे लिए बेकार हो गई फिर। ऐसा है या नहीं? अगर सर एक एसिड की लीज टर्म हो 4 साल, यूजफुल लाइफ 3 साल, ऐसा हो सकता है? हाँ सर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पर एक कैमरा लीज पे लेना चाहता हूं, ठीक है जी, मेरे पास 3 साल ही चलेगा। 3 साल पे रेंटल इतना बड़ा बन रहा है, मैं दे ही नहीं सकता। वो कहता है एक काम करें, रेंटल 4 साल पे दे दें। मैंने कहा आखिरी साल तो मेरे किसी काम का नहीं होगा। उसने कहा कोई टेंशन नहीं, रेंटल दे देना। अभी आप 3 साल पे रेंटल बनवाओगे, रेंटल क्या आएगा? ज्यादा आएगा। तो मुझे एक बात बताएं, मेरे पास ये एसिड यूज कितना होगा, तो उसको डेप्रिशिएट कितने पे होना चाहिए? तो याद रखना ROUA डेप्रिशिएट होगा लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर एसिड को मैं कहूँगा जी सिर्फ यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करना हो, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया आप फिर छोड़ दें लीज टर्म को, सिर्फ यूजफुल लाइफ पे डेप्रिशिएट करें अगर नंबर 1 लेसी के पास एक क्या चीज़ मौजूद हो, परचेज ऑप्शन मौजूद हो, एंड ही इज रीजनेबली सर्टन टू यूटिलाइज इट। ऐसा अगर परचेज ऑप्शन मौजूद है और लेसी को लगता है कि उसको खरीदेगा, तो फिर आपने ROUA को डेप्रिशिएट करना है सिर्फ यूजफुल लाइफ पे, फिर लीज टर्म को देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा B, कंपल्सरी ट्रांसफर एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी लीजेज होती है जिसमें एसेट आके एंड पे लेसी को ट्रांसफर हो जाता है, उसमें कोई परचेज ऑप्शन वगैरह नहीं। पाकिस्तान में गाड़ियों की लीज ऐसी होती है कि आप जैसी अपनी गाड़ी की आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करें, वो आपको कहता है ले लो भाई गाड़ी तुम्हारी हो गई, गिफ्ट फ्रॉम बैंक। ऐसा तो मुझे बताओ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि एंड पे एसेट गिफ्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी एक परचेज ऑप्शन ही है ना टेक्निकली। किस वैल्यू के ऊपर? 0 वैल्यू के ऊपर। एक्सरसाइज प्राइस इज 0। ऐसा तो स्टैंडर्ड कहता है भाई अल्टीमेटली अगर एसेट ने लेसी के पास रुक जाना है, चाहे कंपलसरी ट्रांसफर की वजह से या ऑप्शन एक्साइज करके परचेज करने की वजह से, तो फिर आप अपने ROUA को डेप्रिशिएट करोगे किसके ऊपर? यूजफुल लाइफ पे। फिर लीज टर्म पे डेप्रिशिएट, यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर पे मामला नहीं होगा। ये मुझे बताओ, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर ये कब होगा? जब एसेट को वापस जाना है। किसके पास वापस जाना है? लेसर के पास। तो फिर आप देखो आपको बेनिफिट कब तक मिल रहे हैं। अगर लीज टर्म कम है, यूजफुल लाइफ ज्यादा है, तो फिर हमें लीज टर्म पे बेनिफिट मिलेंगे, और अगर एसेट की यूजफुल लाइफ कम है, लीज टर्म ज्यादा है, तो फिर यूजफुल लाइफ पे बेनिफिट मिलेंगे। तो हमें ROUA को डेप्रिशिएट करना चाहिए यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर। लेकिन अगर एसेट ने लेसी के पास ही रह जाना है क्योंकि उसके पास खरीदने का ऑप्शन और वो खरीदेगा, या कंपलसरी उसके पास रह जाएगा, गिफ्ट मिल जाएगा उसको एंड में, तो फिर याद रखिएगा फिर हमारे पास अब लीज टर्म एक बेकार मेजर है। हम किस पे वो करेंगे इसको? यूजफुल लाइफ पे। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अब बोर्ड पे देखना और तो सुनना। अब बताओ मैं ROUA को कितने पे डेप्रिशिएट करूं? 6 सालों पे। तो मैं डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करूंगा? ईयर 1 पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 370 है कितना है? 372 डिवाइडेड बाय, वेरी गुड जी, 60 और ऐसा हैगा मेरे बच्चों। और व्हाट इफ के लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टन, तो हैं फिर इसको हम 4 साल पे लेके चलेंगे। ये पहले कॉपी करो तो हम वो वाला केस भी देख लेते हैं। फिर अब ROUA को खत्म करके PP डेबिट कर देते हैं। कैश क्यों देंगे हम? अच्छा कैश तो 80 रुपये का देंगे ऑब्वियस। लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट एक एंट्री बन जाती है, और एक एंट्री बनती है ROUA क्रेडिट और PP डेबिट। खत्म।
अली तुमने क्या सवाल पूछा है, ज़बरदस्त सवाल पूछा है। इसका जवाब अगले ही सवाल में, इसका जवाब अगले ही सवाल में है। यार किसी को लैपटॉप्स के बारे में आइडिया है? मुझे लैपटॉप अच्छा लगा तो मैंने ख़रीद लिया, लेकिन ये बहुत भारी लैपटॉप है, वज़न में भारी है, हैं? बाद में मुझे पता चले गेमिंग लैपटॉप है, तो ये अलग नस्ल का होता है कि गेमिंग लैपटॉप हैं। क्या चीज़? मैं नया ही लिया भाई। आ रहा है, पहले इसको कॉपी करो, हम आखिरी एंट्री भी पास कर लेते हैं। परचेज ऑप्शन के टाइम पे क्या एंट्री पास होगी वो पास करवा देता हूँ, रुक जाओ। क्या हम आगे बढ़ें? बढ़े हम आगे मेरे बच्चों? क्या हम आगे बढ़ें? सर ये कैसे हो सकता है कि लीज टर्म ज़्यादा हो और एसेट की लाइफ कम हो? अक्सर व बेशतर लोग रेंटल बड़े होने की वजह से लीज टर्म को बढ़वा देते हैं और फिर उस एसेट को एक लिमिटेड हद तक यूज़ करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको रिटायर कर देते हैं। ये तो मैंने खुद होते हुए देखा है। देखो बाद में जो ख़रीदेगा ना वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, उसको कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है जी। उसमें बाद में हम करते हैं कि लीज लायबिलिटी में जो चेंज आता है हम उसको इफ्रिक 1 की तरह ROUA में डाल देते हैं। लायबिलिटी बढ़ने कम होने की वजह से जो चेंज आएगा वो हम ROUA में डाल देते हैं। चलो जी, एस्टिमेट का चेंज डायरेक्ट ROUA में जाएगा। बड़े हम आगे भाई, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, जो चीज़ नहीं है उसको छोड़ दो ना भाई। शाबाश 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 मेरे बच्चों। पोस्ट रिजल्ट बैच सर कितने क्विज हो अभी शुरू? भाई हमारा जो है वो लीज़ में इतना सामान जमा हो चुका है कि अब हम जो है ना एक क्विज़ अटैम्प्ट करेंगे, क्विज़ करेंगे। अच्छा, उसमें IFRS 15 भी होगा और उसके अंदर जो है वो हमारा IFRIC 1 भी होगा, ठीक है जी। जिन्होंने क्लासेस नहीं लिए हैं वो अल्लाह के वास्ते अपनी पुरानी क्लासेस क्यों नहीं करेगा? नहीं, उस वक्त जो माइंड सेट था बच्चों का वो शायद रिजल्ट का टेंशन होगा, हैं? चलो आगे बढ़ो। बढ़े हम आगे। बड़े चलो, बड़े चलो, चलो जी आगे बढ़ो। मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ के लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टन? अब क्या होगा जी? अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ दो। इफ लेसी इज नॉट रीजनेबली सर्टन कि वो एसेट परचेज करेगा
फिर हम क्या करेंगे, अब आपने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सिर्फ रेंटल्स की, बस कितना रेंट है, कितना सर 100 रुपए का, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस कितना 10% रेज़ टू पावर कितना जी 317। अच्छा जी, बस दैट्स इट। अब बताओ जी ईयर 0 पे ROUA डेबिट कितने से 317 और लीज लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 317, पक्का। अब बताओ जी इस लीज लायबिलिटी का शेड्यूल, ईयर ओपनिंग, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग। 100 रुपये का आपके पास रेंटल है, बताएं ईयर 1 317, इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 32, 68, क्लोजिंग सेकेंड ईयर 249, इंटरेस्ट 25, 75, 174 नहीं होना चाहिए, तीसरा जी 174, 17, 83, 91, चौथा जी 91, 9, 91, ख़त्म। पैसे ख़त्म क्यों गए, हमने ख़रीदना ही नहीं है सर, ऐसा। अब बताएं जी मेरे पास ईयर 1 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से 32 रुपये से, लीज लायबिलिटी कितने से 32 से। मेरे बच्चों उसके बाद अगली एंट्री ईयर 1 पे लीज लायबिलिटी कितने से 100 रुपये से, और पक्का जी मेरे प्यारे बच्चों ऐसा ही है, कुछ यूं ही है, कुछ इसी तरह है। अब बताओ मेरे पास ROUA का डेप्रिसिएशन जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से 317 डिवाइडेड बाय 4, लीज टर्म और यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर, कितना, और यही चाहिए, ऐसा है। आगे बढ़े हम, ठीक है शहजाद मुझे आप डिटेल्स भेज दो बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मैं अभी वो करवा देता हूँ। जब मैं किसी और के बारे में बात करूँ तो अपने आप को भी बोल रहा हूँ ना, आप खुदा के वास्ते देखो यार, मैं एक बात बताऊँ, स्टूडेंट पहले ज़माने में टीचर से डरते थे, टीचर उनके साथ जो है वो उनको अपने कामों में इस्तेमाल करते थे, ये नोट्स बना दे फलाना बना दे। क्यों, अगर तू मेरा बात कहाँ नहीं मानेगा बेटा, तुझे क्लियरेंस मुझसे लेनी है, आज उसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म आ गई है, फॉर्म में मैं करवा दूंगा बेटा, लेकिन अगर आपने मेरी बातें मानी तो लानत है आपके ऊपर, ठीक है जी। जो काज़िब और झूठा आपको ये कहता है कि फॉर्म में उसके रेफरेंस से आप चले जाओगे, उस बड़े काज़िब और झूठे से बड़ा कोई हरामखोर नहीं है, ठीक है जी। मैं टीचर हूँ आपका, मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे रेफरेंस नाम लिखने से या इससे कुछ नहीं होगा, सीधा स्ट्रेट सच मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। आप मेरी इस चक्कर में इज्जत नहीं करें, ठीक है जी। हाँ ये होगा कि मेरे दस्तरस में हुआ कहीं और मैं मतलब अगर कहीं हुआ तो फिर मैं आपकी अगर कोई ऐसी जगह बनी और आप डिज़र्व करते हुए, ठीक है जी, और अगर मेरे पास देयर इज़ 1 in a million चांस है कि ऐसा कोई सीन हुआ तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। नहीं देखो मैं एक बात बताऊं, इंसान को अपने इस तरह के मामलात में ना, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, फलां पार्टनर मेरा जानने वाला बेटा, कॉल करूंगा ना हो जाएगा, और वक्त आने पे फिर वो बंदा गायब होता है और फिर आपका खून जल रहा होता है कि यार ये क्या कर रहा है, ये कहाँ गायब हो गया। मेरा यकीन करो इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में। एक ज़माने में ये फॉर्म्स में जो टेस्ट होते थे ना, इसमें थोड़ा सा मामला रिलैक्स होता था, टेस्ट की जगह डायरेक्ट इंटरव्यू होता था, और इंटरव्यू में ये होता था कि कुछ दोस्त यार होते हैं इंसान के, तो फ़ोन ऑन कर देते थे हम कि यार आप देख लें इसको, बच्चा अपना ये कर लें वो कर लें, तो वो अकोमोडेट हो भी जाता था। अब रश इतना यार 2100-2200 बच्चा है, उसमें फॉर्म को ऐसे बच्चे अवेलेबल हैं जिसे 2-3 अटैम्प्ट में कैफ किया है। मेरे पास एक लड़का खड़ा है, उसने 7 अटैम्प्ट में कैफ किया है, ठीक है जी।
और वो कह रहा है सर मैंने जो है ना वो आपने मुझे कहा था एक ज़माने में, देखिए आप मेरा करवा दें फर्म में। भाई मेरे फर्म मेरे बाप की नहीं है, ठीक है, मैं उसको रिकमेंड कर सकता हूँ। मैंने रिकमेंड किया एक बंदे को, मना कर दिया फर्म के पार्टनर ने कि यार इतना रश लगा हुआ है और हमें भी गैरत चढ़ती है यार कि एक डिज़र्व करने वाला बच्चा है, उसको हम नहीं ले रहे हैं और हम इसको उठा लें, ठीक है। उसके आगे मैं क्या बोलूँ उसको? और मैं इधर क्लास में भरमबाजियाँ कर रहा हूँ, बेटा एक कॉल पे हो जाएगा फर्म। झूठ है ये, सफ़ेद झूठ है ये, ठीक है जी। आप पास कर लो, अपने पेपर्स निकाल लो, अल्लाह की कसम आपको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 अटैम्प्ट में कैफ निकाल लो, खुद फर्म चले जाओगे। किसी बंदे की सिफारिश किसी के क्या कहते हैं छल बातों में नहीं करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? हैं? ये कौन है? अच्छा सुनो, नसीब सबसे बड़ा एलिमेंट है, ये याद रखना। मेरे पास यहाँ एक बच्चा काम करता था, ठीक है, बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग का काम करता था, ये वाउचर बनाता था यहाँ पे, और था भी पंजाब का इंटीरियर, मतलब सरायकी वाला पंजाब, ठीक है। बेचारे को बात सीधी तरीके से उर्दू बोलना नहीं आती थी। यकीन करो फर्गसन गया इंटरव्यू देने, पास हो गया जल्दी, 3 अटैम्प्ट में कैफ निकाल लिया उसने। फर्म गया इंटरव्यू देने, मैंने कहा यार इस बेचारे के साथ आज वो काम करेंगे ना, ये रोता हुआ बाहर आएगा। इंटरव्यू दे के आया, कह रहा यार मेरा बड़ा अच्छा गया इंटरव्यू। तो मुझे बोला सर थैंक यू वेरी मच यार। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई, ना तो मैंने तेरा कोई फॉर्म कहीं दिया है। उसने कहा नहीं सर, असल में उसने मुझसे पूछा कि 3 अटैम्प्ट में कैफ पास किया। मैंने कहा मैं बड़ी मुश्किल रही है, मैं काम भी करता हूँ। मैंने कहा कहाँ काम करते हो? बोला जी मैं ARTD में काम करता हूँ, सर अहमद का असिस्टेंट हूँ। अच्छा जो पार्टनर है वो मेरी क्लासमेट है। उसने उसको कहा कि वो कितने कमाता है? इस 1.5 होशियार को क्या बोलना चाहिए था, मुझे क्या कद्दू पता है भाई, मुझे थोड़ी बैठ के बैठाता है कि मैं कितने कमा। इसने उसको ऐसा जवाब दिया, बोला सर मैम देखें ये तो मुझे पता है कि वो क्या कमाते हैं, लेकिन ये एलिमेंट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को मैं ना ब्रीच नहीं करना चाहता, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो उनका तो मुझे चीज़ें पता है लेकिन मैं बता नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं मुझे बता दो, कोई मसला नहीं है, इंटरव्यू दे रहे। उसने कहा नहीं, मैं आप भले मुझे ना रखें लेकिन मैं नहीं बताऊँगा। बाहर आया, मैंने कहा तेरे को पता है मैं क्या कमाता हूँ? अरे नहीं। तो मैंने कहा तूने ये रॉकेट क्यों मारा? उसने कहा सर वो ऐसे इम्प्रेस हुई जॉब पे रख लिया। नहीं आर्टिकल्स हो गई उसकी, नसीब था उसका। मुझे लग रहा था कि कभी नहीं जाएगा फर्म में, अच्छी फर्म में नहीं जाएगा, चला गया। ठीक आगे बढ़े हम दोस्त। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे ने कहा सर अल्टीमेटली एंड पे क्या होगा इस केस में, इस केस में एंड पे क्या होगा? बोर्ड पे देखना जरा, बोर्ड दोस्त यहाँ देख लो, यहाँ देख लो। एक छोटी सी इलस्ट्रेशन में बनाता हूँ। एंट्री व्हेन कंपनी एक्वायर्स द एसेट। अगर कंपनी एंड में एक्वायर कर ले एसेट तो क्या एंट्री पास करेगी जी कंपनी? लीज लायबिलिटी पे ऑफ कर देगी। लीज लायबिलिटी कितने से? 80 रुपए से। याद आ रहा है? यही था ना एक्साइज प्राइस। और पीपी डेबिट कितने से? जो वैल्यू बची हुई 4 साल बाद। 80 नहीं होगी वैल्यू जी, कितनी थी? 372। इसको हम डेप्रिशिएट कर रहे थे कितने सालों पे? 6 सालों पे। कितने साल डेप्रिशिएट हो गया होगा? 4 साल। रह कितना गया होगा? कितना? 1। और हम क्या करेंगे? ROUA क्रेडिट कितने से? ऐसा पक्का जी। ये लिखने के बाद नीचे लिख दें नॉट इन आर कोर्स। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमारे कोर्स में इनिशियल ईयर्स की अकाउंटिंग है, क्लोजिंग अकाउंटिंग नहीं है। हाँ? नहीं, अब एक बच्चे ने पूछा, मैं जवाब नहीं दूंगा, सर को आता नहीं है। बड़े हम आगे आ रहा है अली, आ रहा है, अगला सवाल आ रहा है। आओ मेरे बच्चों, अब मैं आपको दे रहा हूं एक सवाल परचेज ऑप्शन पे। आगे बढ़े हम।
मेरे पास डिफरेंट फर्मों से ना हज़ारों ईमेल्स आती हैं, सब पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ हाँ मैं जानता हूँ इसको, मेरे पास एक सेट ईमेल का पैटर्न है वो डाल देता हूँ, ठीक है ना, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो, चाहे मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो मेरे पास कल आ गया ना, तो फरहान को आप जानते हैं, तो मैं तुम्हें कॉल नहीं करूँगा कि तू भाई क्या करता है क्या नहीं करता, मैं दे दूँगा हाँ भाई जानता हूँ मैं इसको। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, कल आप चोर साबित हो जाओगे, फगसन मुझे फ़ोन करेगी कि यार ये तो चोर था, मैं कहूँगा अच्छा भाई उस वक्त तक तो नहीं था जब तक कि मैं जानता था, ठीक है ना। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में एक छोटी सी पंचायत है वो देख लीजिएगा प्लीज़ प्यारे भाई बोर्ड पे। इस सवाल का सिर्फ एक पार्ट आपने मुझे सॉल्व करके देना, बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताएं, रेजिडुअल वैल्यू का क्या करोगे? अगर एसेट ने वापस जाना है तो फिर तो आपके पास सिर्फ राइट है ना इस्तेमाल करने का, और अगर एसेट ने आपके पास रह जाना है तो फिर आप रेजिडुअल वैल्यू यूज करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। ऐसा भाई जब एसेट ने आपके पास बाकी रह जाना है तो प्यारे भाई फिर आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एसेट की वैल्यू में से रेजिडुअल वैल्यू माइनस करना। और अगर एसेट ने वापस, एसेट वापस कब जाता है? जब कोई परचेज ऑप्शन ना हो, कोई कंपल्सरी ट्रांसफर ना हो। और एसेट लेसी के पास रह कब जाता है? सर जब उसके पास या तो परचेज ऑप्शन मौजूद हो या कंपल्सरी ट्रांसफर। अब आप बोर्ड में देखो जरा, ये कह रहे जी एनुअल रेंटल है 200 रुपये, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, लीज टर्म 4 साल है, यूजफुल लाइफ 6 साल है, ठीक है जी। एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट 10% है, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 150 रुपये, कब? 4 साल के एंड में, और एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू 50 रुपये कितने साल के एंड में? 6 साल के एंड में। वो कह रहा जनाब अ परचेज ऑप्शन इज अवेलेबल टू द लेसी टू एक्वायर द एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द ऑप्शन इज 120। मैं सिर्फ पहला पार्ट चाह रहा हूँ, reasonably certain that he will utilize the asset at the that he will purchase the asset at the end of the lease term। शाबाश, करके दिखाओ मुझे, पहले साल की एंट्रीज पास करो सर, शाबाश। रेजिडुअल वैल्यू आपने इग्नोर करनी है अगर एसेट आपके पास से चला जाना है। अगर एसेट आपके पास रह जाना है तो फिर रेजिडुअल वैल्यू को आपने कंसिडर करना है, ठीक है जी। एसेट आपके पास कब रह जाता है? जब आपके पास परचेज ऑप्शन हो और आपको उसको एक्सरसाइज करना हो या कंपल्सरी ट्रांसफर हो, ठीक है। पार्ट ए में बिल्कुल करेंगे हम। कितने रुपए की रेजिडुअल वैल्यू लोगे? 50 रुपए की। वेरी गुड। पार्ट बी के अंदर आपने 150 रुपए की रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। यार अगर आप लोगों ने आईएफआरएस 15 रिवाइज करना हो ना तो आप लोग उसको रिवाइज करना उससे प्रीमियम लेक्चर से, बहुत तरीके से इस पर कवर हुआ। प्रीमियम लेक्चर से देखना वो बड़ा सुकून से तुम कवर कर लोगे, कोई 8-10 घंटे का टोटल हिसाब किताब चल जाएंगे आराम से। मैं अभी प्रीमियम के लेक्चर्स डाल देता हूँ जिन जिन टॉपिक्स को मैंने। यार प्रीमियम में आप अभी IAS 41 उठा लो, वो करना शुरू कर दो, ठीक है। IAS 21 प्रीमियम से कर लेना तुम लोग, ठीक है। और 2-3 और छोटे स्टैंडर्ड्स हैं। बढ़े हम आगे, बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे बताएं मेरे पास रेंटल कितने का? 200 रुपये का। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 - 1 + 10%, कितने साल? इसके अलावा भी कुछ है? प्लस 120 डिवाइडेड बाय रेज़ टू पावर 4, कितना आ रही है? कितना? 716। बताएं मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की, ROU डेबिट कितने से? 716। और ऐसा है मेरे बच्चों। फिर मेरे प्यारे बच्चों ईयर 1 पे क्या एंट्री पास की होगी मैंने? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? सर 716 मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना? 70। और
और अगली एंट्री में हमने 200 रुपये का रेंटल पे करना है। सर मेरे पास लीज लायबिलिटी डेबिट और ऐसा है मेरे बच्चों, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा, प्लीज़ बोर्ड पे देखिएगा। जी मेरा प्यारा बच्चा, सवाल है किसी का? अब बताइए ईयर 1 पे मैं एक और भी एंट्री पास करूँ किस चीज़ की? डेप्रिसिएशन अब बुक करते हुए मैं ख्याल रखूँगा कि 716 में से मैं माइनस करूँगा कितने का? 50 की रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 साल, कितना आ रही है? कितना? 111। मैं एंट्री पास करूँगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 111। और ऐसा है क्या चीज़? 150 तो चौथे साल के एंड पे ना बेटा। यूजफुल लाइफ पे जब डेप्रिशिएट करे तो रेजिडुअल भी यूजफुल लाइफ के एंड की लोगे ना। 150 क्यों लोगे यार? तेरे को FR2 में किसने बिठा दिया भंगी? कह रहे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्यों क्रेडिट नहीं किया? लॉस क्रेडिट होगा ना यार। बड़े हम आगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये रीजनेबली सर्टन नहीं है तो अब आपने ROUA को डेप्रिशिएट करना है विदाउट कंसिडरिंग रेजिडुअल वैल्यू। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ हमने कितने ऑप्शंस डिस्कस कर लिए? हमने डिस्कस किया एक्सटेंशन ऑप्शन, अगर लीज टर्म एक्सटेंड हो रही हो। हमने डिस्कस किया टर्मिनेशन ऑप्शन, हमने डिस्कस किया परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन की हमने अकाउंटिंग कर ली, देख लिया हमने। ऐसा एक आध सवाल हम करते हैं टर्मिनेशन ऑप्शन के ऊपर भी, ठीक है? तैयार हो मेरे बच्चों? किसी ने कॉपी तो नहीं करना? बिल्कुल इंक्लूड कर देते बेटा डाउन पेमेंट। शाबाश मेरे बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट किए शाबाश। मैं करूं रीड इसको? ये कह रहा है जी, मिकाइल लिमिटेड लीजेज एन एसेट फ्रॉम खान लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एनुअल रेंटल होगा कितना जी? एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। डाउन पेमेंट कितने की है? 2 लाख की। लीज टर्म कितने की है? 7 साल की। द लेसी कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर बाय पेइंग अ कॉम्पनसेशन ऑफ 1 लाख रुपए टू दी लेसर। ऐसा है। यूजफुल लाइफ इज 7 साल, एसेट की लाइफ 7 साल है। लीज टर्म भी कितनी है? 7 साल है। लेकिन आप चाहो तो 5वें साल के एंड पे कट के भाग सकते हो। ऐसा 10%, लेकिन 5वें साल के एंड पे भागोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। कितने? और नहीं भागोगे तो फिर आपको नहीं देने पड़ेंगे, अपने रेंटल देने पड़ेंगे आगे के 2 सालों के। ऐसा वो कह रहे हैं अज्यूम करो कि लेसी इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल एक्साइज द टर्मिनेशन ऑप्शन और ही विल नॉट एक्साइज। ऐसे दोनों में से अब मुझे एक काम ये करके दो, पहले अज्यूम करके दो कि वो टर्मिनेशन ऑप्शन एक्साइज करेगा और फिर अज्यूम करके दो कि टर्मिनेशन ऑप्शन एक्साइज नहीं करेगा। शाबाश। इसी तरह अगर एक्सटेंशन ऑप्शन होता तो वो भी देख लेते हम, कोई टेंशन नहीं है। हाँ किसकी? बिल्कुल करेंगे, पे करना है भाई हमने। शायद क्लास के एंड पे जवाब देता हूँ बेटा जी, बिल्कुल बनेगा।
बिल्कुल डालेंगे ना, खैर है खैर है खैर है खैर है। देखो जब आप डे 1 से इसको प्लान कर रहे हो ना कि मैंने 5 साल बाद छोड़ना है, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि भैया ये जो कॉम्पनसेशन है ये भी टेक्निकली लीज रेंटल ही है, क्योंकि 5 सालों पे रेंटल ये, 7 सालों पे रेंटल ये है। ठीक है जी, तो आप इसको जो है वो पार्ट बनाओ लीज लायबिलिटी का। मेरे प्यारे बच्चों क्या हम आगे बढ़ें, प्लीज़ 3 बार 4 बार नहीं हो रहा फीस। तो ठीक है बेटा, अली क्लास के बाद बात करते हैं। रियली थैंकफुल, को टेंशन नहीं बेटा, 24 घंटों का टाइम दिया बेटा चाचा जी ने हमें। ऐ मेरे प्यारे बच्चों, यार मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ किताबें इंडिया से मंगवा रहा था, तो मैंने इंडिया के एक बंदे को कहा यार आप किताब वहीं परचेज़ कर लो और उसकी स्कैन कॉपी मुझे भेज दो। वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट था बच्चा, उससे किताब ख़रीदी, उसने किताब स्कैन की, कोई इंडियन उसके 10,000 रुपये का ख़र्चा आया, और उस बंदे ने कहा कि आप मेरी तरफ से जितने सीए के स्टूडेंट हैं जो उनको फ़ायदा हो सकता है इस किताब से, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है आपके लिए। तो मेरी बड़ी उसके लिए जो है वो दिल से दुआ निकली। उसका नाम है दर्शन। ठीक है, मैंने उससे वादा किया था मैं क्लास में तुम्हारा नाम लेके बच्चों को बताऊंगा। ठीक है जी, हैं ये बस मिला है यहाँ पर इधर उधर से। दर्शन भाई ने आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ा था। क्या आप मुझे ये काबिल समझ रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, बट मैं एक्चुअली समझता हूँ कि अगर मेरी हेल्प से अगर कोई बच्चा भी अगर पढ़ रहा है, अबे सुनो तो सही, तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा पैगाम भेजा उसने। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका हैं? हाँ, नमस्ते से स्टार्ट किया उसने। बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है। ये जो मैं कहानियाँ सुनाई गई थी ना, सुनना, तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा पैगाम भेजा उसने। थैंक यू सर, एक्चुअली यहाँ पे बड़ापन है कि आप मुझे ये काबिल समझ रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट दे रहे हो, बट मैं एक्चुअली समझता हूँ कि अगर मेरी हेल्प से अगर कोई एक बच्चा भी अगर पढ़ गया उस बुक से या आपसे और उसने एग्जाम निकाल दिया, क्वालिफाई हो गया, तो बस मेरे लिए वही इट इज़ लाइक इट। क्योंकि मैं जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को भी बहुत लोगों ने हेल्प की है, तब जाके मैं यहाँ पे हूँ जो भी हूँ। मैं उनकी हेल्प की वजह से, मेरे टीचर्स थे उनकी वजह से हूँ। तो हाँ, उससे बोला जब आप मेरी बात करेंगे ना तो उधर एक होगा बेगैरत, ठीक है जी, वो बीच में उंगली करेगा तो कह रहे ग्रुप पर डाल दें। चलो जी, नहीं उसने पैसे ही नहीं लिए यार मुझसे, हैं? फिर ये देख के मैंने 20,000 की किताबें और मंगवा नहीं अभी दूंगा पैसे। इस क्वेश्चन में एडवांस रेंट, एडवांस नहीं है भाई कोई भी इसमें, मैं कराऊं उसको? अच्छा मुझे एक बात बताओ सर, मैं इस चीज़ की अकाउंटिंग करा देता हूं कि अगर वो टर्मिनेट करना चाहे लीज तो क्या करेगा वो? 1,40,000 रुपये के कितने रेंटल्स हैं? 1 - 1 प्लस कितने परसेंट? 10% रेज़ टू पावर माइनस कितना? 5। अब इसमें एक और चीज ऐड होगी, वो क्या है? पेनल्टी या कॉम्पनसेशन कितने की? 1 लाख डिवाइडेड बाय 620 टोटल 592,802। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, मैंने ईयर 0 पे एंट्री पास की होगी, ROUA डेबिट कितने से? 592। अच्छा डाउन पेमेंट भी है,
ROU में हमारे पास एक तो आ गई लीज लाइबिलिटी 592,802। डाउन पेमेंट कितने की है? तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास ROU कितना हो गया? 792। मैंने एंट्री पास की होगी ROU है डेबिट, और लीज लाइबिलिटी 592 और 2 लाख, यही चाहे। ये एंट्री मैंने कब पास की बेटा? ईयर 0 पे। फिर बताओ मैंने पहले साल के एंड में क्या एंट्री पास की होगी? मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया होगा कितने से सर? 592,802 मल्टीप्लाई बाय 10%, दैट इज 592,800 और ऐसा। और अगली एंट्री में लीज लायबिलिटी आप पे ऑफ कर रहे हो कितने से? अब बताएं जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितने सालों पे? 5 सालों पे। क्यों सर? क्योंकि हमने जब रख रहे हैं इसको 5 साल है तो 792,802 डिवाइडेड बाय 5 कितना? 15,560। अब बताओ मैं एंट्री क्या पास करूंगा? सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 158 और कैश क्रेडिट ना ऐसा है मेरे बच्चों। पक्का जी, आगे जाएं एक स्टेप और हम। ऐसा है मेरे बच्चों, जल्दी 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 जी मेरा बच्चा ऊपर करो। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इफ के ही इज रीजनेबली सर्टन दैट ही विल नॉट एक्सरसाइज द टर्मिनेशन ऑप्शन, देन फिर आप उसको 7 सालों पे लेके जाओगे और डेप्रिसिएशन भी 7 सालों पे बुक करोगे, क्योंकि यूजफुल लाइफ और लीज टर्म दोनों 7 साल ही हैं। ठीक है जी, मैं कर देता हूं बेटा, बिल्कुल। आगे बढ़े मेरे बच्चों। आज हमारी इफेक्टिवली ये लीज की तीसरी क्लास है। पहली क्लास तो तुम लोगों ने बिरयानी में उड़ा दी थी ना, हरामखोरों हैं। दूसरी क्लास उड़ाई थी। एक हुज्जत तमाम करने के लिए ना एक सवाल और मैं करवा रहा हूं, और ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है विद रिस्पेक्ट टू कैलकुलेशन। बोर्ड पे देखिएगा, गौर से देखना मेरे बच्चों, सारी चीज़ें छोड़ दो। मुझे एक बात बताएं, एक लीज में रेंटल्स हैं 150 रुपये पर ईयर, ठीक है जी, और लीज टर्म है 4 साल, ठीक है जी। एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है। कौन सा ऑप्शन? एक्सटेंशन ऑप्शन ये कहता है कि आप लीज टर्म को एक्सटेंड कर सकते हो 2 और सालों के लिए, लेकिन इन सालों का जो रेंटल होगा वो होगा 100 रुपए पर ईयर। इंटरेस्ट रेट है 10%। मुझे सर पहले दिन की एंट्री पास करके दे शाबाश। लीज को एक्सटेंड करेगा। लेसी इज रीजनेबली सर्टन that he will utilize the full term of the lease. हैं 2 करेगा तो
हाँ, फिर उन 2 सालों में रेंटल 100 होगा, शुरू के सालों में रेंटल कितना होगा? 150 होगा। सिर्फ उन 2 सालों का रेंटल कितना है? 100 है। चलो जी, मैं इसको करवा रहा हूं, यहां बोर्ड पे देखिएगा। आप बताएं, मेरे पास अगर लेसी रीजनेबली सर्टन दैट ही विल यूटिलाइज दी फुल टर्म, तो फिर आपको क्या करना है जनाब? लीज लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कितनी, किस तरह? सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, प्यारे भाई बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ के 150 रुपए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस कितने रेज़ टू पावर माइनस क्या आ रहा है ऐसा, प्लस 100 रुपीज़ की एक अमाउंट है, ये रिसीव होगी या पे करूंगा मैं, ये 5 साल था ना, ये 4 साल, ये 5वें साल होगा। और 100 रुपीज़ की एक और अमाउंट है जो 6ठे साल आएगी, ऐड करो उसको, दोनों 94 है। 1 कितना हो जाता है टोटल? ऐसा, अच्छा 594 है पूरा। अब बताओ ईयर 0 पे मैंने क्या एंट्री पास की होगी? ROU है डेबिट 594 और अच्छा ये लीज लायबिलिटी अब आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी। बस आखिरी 2 रेंटल्स किस अमाउंट के पे होंगे? 100 रुपये के। पक्का ये कर लोगे नीचे? ऐसे ही है मेरे बच्चों, एक स्टेप और आगे बढ़े हैं। अच्छा एक चीज़ और सुन लो प्यारे भाई दोस्त, बोर्ड पे देखना, प्यारे दोस्त चुन्नू मुन्नू बोर्ड पे देखो। इस सवाल को एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जो अमाउंट आई ना 594, ये ऐसे भी आ सकती थी। बोर्ड पे देखना, 150 रुपये का जो रेंटल है ये भी एक एन्युटी है। कितने साल? बोर्ड पे देखना, नहीं तो मिस कर दोगे ये। इसके अलावा एक और भी एन्युटी है, कौन सी? 100 रुपये की। 1 माइनस 1 प्लस 10% रेज़ द पावर -2 डिवाइडेड बाय, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, यह एन्युटी ईयर 1 से शुरू नहीं हो रही है। कहाँ से शुरू हो रही है? ईयर 5 से शुरू हो रही है। तो इस पूरी की पूरी एन्युटी को 1.1 से डिस्काउंट करेंगे 4 सालों में। ठीक है, ये कर लेना ऐसा, आप इस तरह भी कर लेना। मुझे बताओ, गौर तो सुनना, गौर सुनना, सारी चीज़ें छोड़ो। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आपके कैश फ्लो शुरू हो रहे हैं यहाँ से 150, 150, 150 और 150। जब आप इस एन्युटी के फंक्शन से इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना, तो इन सब की प्रेजेंट वैल्यू आती है जहां से कैश फ्लो शुरू हो रहे हैं ना उससे एक पीरियड पीछे, यहां आती है। ये वाले जो 2 हैं ये कब आ रहे हैं? 5 और 6। जब आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली ना इस फंक्शन से, तो सर ये प्रेजेंट वैल्यू आएगी ईयर 4 पे। आपको उसको ऑल द वे उठा के कहाँ लाना पड़ेगा? ईयर 0 के ऊपर। ऐसा, तो आप चाहो तो इस फंक्शन से चले जाओ, चाहो तो आप इस तरीके से चले जाओ। पक्का बड़े हम आगे दोस्त, किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं? हम आगे बढ़ जाना। अच्छा, मैंने आपको बेसिक एंट्री करवा दी है, टर्मिनेशन ऑप्शन की भी बेसिक अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी है, एक्सटेंशन ऑप्शन की भी बेसिक अकाउंटिंग मैंने आपको बता दी है, एक उसकी एक्सटेंशन ऑप्शन की भी मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग परचेज ऑप्शन की भी बता दी है। मैंने आपको लेसी एसेट किस तरह रिकॉर्ड करता है, लीज लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड करता है, अदर लायबिलिटीज कैसे रिकॉर्ड करता है, ये भी बेसिक्स बता दिए हैं। अगर उसको IFRS 16 अप्लाई नहीं करना होता तो भी मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। ये बात समझ आती है? एक छोटी सी चीज़ और रह गई है, वो भी हम कर लेते हैं, तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा थ्योरी का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने लेसी ख़त्म करना है, लेसी आधा हो गया है।
ठीक है, और लेसर 70% है टोटल लीज का, 30% लेसी है, ठीक है जी। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये इंशाअल्लाह ताला अटेम्प्ट से 1 महीना बाद, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है, मैं आपको बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आप सिर्फ मेरी क्लासेस लेके चले जाएं, मैं आपको शुरू दे रहा हूँ पास, आप फेल नहीं होंगे, पास हो जाएंगे आराम से, लेकिन बंदे के पुत्र बन के ना खामोशी से बैठ जाओ, ठीक है। जो बार बार वो बस से मुंह बाहर निकाल लो, चाचा ये बस कहाँ जा रही है, ये ले जाएगी आपको जहाँ उससे जाना है, ठीक है जी, आप सुकून से बैठ जाओ बस। हाँ? यार मुझे तुम लोग ने होमवर्क भेजा, ओ चाचा शाबाश, पिछले वाला सवाल दिखाना, फ़ोटो लेनी है, ले लें। नहीं होमवर्क का मसला नहीं, सिर्फ एक चीज़ मैंने समझानी है, फिर आप लोग आगे बढ़ें। प्यारे भाई, ओ मेरे प्यारे भाई, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखना। मुझे एक बात बताएं, मुझे सिर्फ इसका एक एक लाइन का जवाब देते जाएं ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। ये कह रहे जी अंडर IFRS 16 a lessee is permitted not to apply the standard to certain leases if they qualify either short term lease or low value lease, ठीक है जी। based on this identify which of the following lease arrangements can be lease arrangement the lessee can opt out of IFRS 16। किन इनमें से किन केसेस में लेसी चाहे तो IFRS 16 अप्लाई नहीं करे, ठीक है जी। नंबर 1, लीज ऑफ अ यूज्ड व्हीकल करंटली वैल्यूड एट $2,000, द व्हीकल वैल्यू व्हेन इट वाज न्यू वाज 14,000। नहीं सर, रीजन ये लो वैल्यू नहीं है क्योंकि जब नया था तो $5,000 से ऊपर का था। लीज विद नॉन कैंसिलेबल टर्म, अच्छा ये टर्म जरा सुन लो, नॉन कैंसिलेबल का मतलब क्या, ये भी हमने आगे जाके इसको डिटेल में देखना भी है, वैसे ही मैं बता देता हूँ। देखो नॉन कैंसिलेबल टर्म वो टर्म होती है जिसको लेसर और लेसी अगर टर्मिनेट करने जाएंगे ना लीज को, कि भाई मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एसेट आपसे लीज पे लेता हूँ, मैं लेसी हूँ 5 साल के लिए, आप कहते हो बेटा इन 5 सालों में आप ये वापस नहीं कर सकते, और अगर आपने ये वापस किया ना तो आप पे ठीक ठाक हैवी पेनल्टी लगेगी, ठीक है जी। हम आपको कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं कि आप 3 साल बाद जा सकते हो, साल बाद जा सकते हो, नहीं, आप जा ही नहीं सकते, और अगर आप गए तो फिर आपको मैं एक भारी पेनल्टी से गुजारूंगा। तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब ये कौन सा पीरियड है, नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ऐसा, अब मुझे एक बात बताएं, क्या लेसर आपसे अपना एसेट वापस लेके जा सकता है? सर अगर वो वापस लेके गया तो आप कहते हैं मैं आपसे एक हैवी अमाउंट की पेनल्टी चार्ज करूंगा, तो ये क्या जनाब एक नॉन कैंसिलेबल पीरियड। एक्सटेंशन ऑप्शन क्या करता है, इसको बढ़ाता है। एक्सटेंशन ऑप्शन क्या करता है, इसको बढ़ाता है। अब सुनना जरा गौर से, एक लीज है 3 साल की, एक लीज है 5 साल की, आप चाहो तो 3 साल बाद एग्जिट कर सकते हो, इसमें नॉन कैंसिलेबल पीरियड कितना, 3 साल। ऐसा कितने साल, 3 साल। एक्सटेंशन ऑप्शन टर्मिनेशन ऑप्शन का एक्सरसाइज ना करना लीज को बढ़ाएगा, और एक्सटेंशन ऑप्शन का एक्सरसाइज करना वो लीज को बढ़ाएगा। ऐसा मैं आपके सामने एक छोटा सा वो लाइन डाल देता हूँ। एक लीज है जिसमें 3 साल तक तो कोई टर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है, 3 साल बाद लेसी चाहे तो एग्जिट कर सकता है। वैसे लीज टर्म कितने साल की है, 5 साल की है, ये 2 साल जो है वो एक्स्ट्रा उसको बैठना पड़ेगा, और चाहे तो क्या कर सकता है, इसको
एक्सटेंड कर सकता है मजीद 4 साल के लिए, ऐसा। तो मुझे बताओ ये कौन सा पीरियड है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ये टर्मिनेशन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो ये बढ़ जाएगा, और एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो ये वाला लीज टर्म भी लग जाएगा। इसमें नॉन कैंसिलेबल पार्ट कौन सा है? ये 3 साल वाला, ऐसा। अब पढ़ो इसको। वो कह रहे लीज विद अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 6 months is extendable by another 8 months and the lessee is reasonably certain to exercise the extension option. तो the lessee is not अच्छा, तो मुझे बताओ हमारा लीज टर्म कितना है? 6 महीने। तो बताओ शॉर्ट टर्म लीज के लिए क्वालिफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म लीज है। हाँ नहीं करना ना अप्लाई, हम चाहे तो अप्लाई नहीं करें इसके अंदर, मर्जी हमारी। क्यों? क्योंकि वी आर नॉट रीजनेबली सर्टन दैट वी विल यूटिलाइज द एक्सटेंडेड पीरियड। तो इसका मतलब आप 6 सालों पे एग्जिट करना चाह रहे हो तो लीज क्या होगी? शॉर्ट टर्म होगी। शॉर्ट टर्म होगी तो आप IFRS 16 को अवॉइड कर सकते हो। फिर लीज विद अ टोटल टर्म ऑफ 16 months, however the lessee has the option to terminate the lease after 10 months and he is reasonably certain to exercise this option. तो ये भी शॉर्ट टर्म लीज है। क्यों सर? आप चाहें तो इस लीज को वैसे तो लेके जा सकते हैं 16 महीने तक, लेकिन लेसी इंक्लाइंड नहीं है इसको 16 महीने तक लेके जाने पे, तो 10 महीने पे वो क्या करेगा? एग्जिट कर देगा। तो ये कौन सी लीज है? क्या ये IFRS 16 के एम्बेट से बाहर जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है। लीज ऑफ अ व्हीकल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 months, ठीक है जी। अदर शॉर्ट टर्म लीजेज ऑफ सिमिलर क्लास आर अकाउंटेड फॉर अंडर IFRS 16। याद रखना भैया, शॉर्ट टर्म लीज के लिए IFRS 16 को ऑप्ट आउट करना, अवॉइड करना, तो फिर पूरी क्लास के सारे लीजेस को अवॉइड करना पड़ेगा। ये क्या कह रहा है भाई? लीज ऑफ अ व्हीकल इज ऑफ पीरियड 10 months, ठीक है जी। अदर शॉर्ट टर्म लीजेस ऑफ सिमिलर क्लास आर अकाउंटेड फॉर अंडर, तो हम कहेंगे जी भाई ये वाली फिर भी ये भी IFRS 16 के अंडर ही जाएगी, ये अवॉइड नहीं कर सकता। फिर लीज ऑफ अ न्यू फर्नीचर वैल्यूड एट $2,600, लीज ऑफ अ न्यू फर्नीचर, ऐसा। अदर लीजेज ऑफ लो वैल्यू आइटम्स इन द सेम क्लास आर अकाउंटेड फॉर अंडर IAS 16। ये हो सकता है सर, IFRS 16 बजा सकता है। क्यों? यहाँ एक्सेप्शन अवेलेबल है किसकी? क्लास टू क्लास, सॉरी लीज टू लीज बेसिस पे अवेलेबल है। ऐसा है मेरे बच्चों, देख लोगे। मैं इसके नीचे इसका सोल्यूशन डाल देता हूँ ताकि घर आप जाके पढ़ें तो आपको ज़रा सुकून मिले। ना हो अल्लाह हाफिज़, कहाँ हो गया? 6:15 तक हमारी क्लास है। और दिल्ली वाले ये आप घर पे देख लीजिएगा, ठीक है। आओ मेरे प्यारे बच्चों। ना यार क्या कर रहे हो यार? देखो तुम लोग के लिए मैं बैठा हूँ यार, इस तरह तो तरीका सही नहीं है ना। अच्छा एक बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, हमारे पास ऑप्शंस कितने टाइप के थे? एक था हमारे पास एक्सटेंशन ऑप्शन, एक क्या था हमारे पास? और एक था हमारे पास परचेज ऑप्शन, ऐसा। अब एक बात बताओ, ये जो लेसी होता है ये क्या ऐसी मुंह उठा के कह देता है आई एम रीजनेबली सर्टन और अकाउंटिंग हो जाती है? आई एम नॉट रीजनेबली सर्टन है और अकाउंटिंग चेंज हो जाती है? नहीं, स्टैंड कहता है नहीं 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 नहीं, लेसी के हालात देखो। क्या देखो? हालात देखो, और उसके बाद लेसी की बात देखो। ये हालात और बात क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हालात कुछ बता रहे हैं और वो मुंह से कुछ बोल रहा है, तो फिर मुंह वाली बात नहीं मानी जाएगी। मैं आपको देता हूं सर इसके ऊपर कुछ फैक्टर्स जो आपने देखने हैं ये असेस करने के लिए कि लेसी इज रीजनेबली सर्टन और नॉट। ऐसा बोर्ड पे देखिएगा प्यारे भाई।
प्यारे बच्चों, ये रट्टा मारना है गंदे तरीके से, एक एक चीज़ इसकी याद करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखो, सारी चीज़ें छोड़ो, बोर्ड पे देखो। सर और तो सुनना मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीज़ें छोड़ो, बोर्ड पे देखो। एक्सटेंशन ऑप्शन को पिक करते हैं पहले, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, एक लीज़ है 11 महीने की, कितने की? 11 महीने की। अभी सामने मैं अभी बैंक की ब्रांच पे गया तो ब्रांच ऐसी फुल भरी हुई ब्रांच है, बेहतरीन फर्नीचर लगा हुआ है अंदर। मैं ऑडिटर हूँ, मैंने उससे पूछा जी आप लोगों का रेंट एग्रीमेंट? उसने कहा जी रेंट एग्रीमेंट ये रहा 11 महीने का, और हमारी नज़र में क्या एक शॉर्ट टर्म लीज है, तो हम अपनी बुक्स में इस ब्रांच को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ROU रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, ना लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड कर रहे हैं, बस जो मंथली रेंटल है वो पे करते हैं। हमारी नज़र में क्या है, ये शॉर्ट टर्म है। 11 महीने का लीज एग्रीमेंट है, उसका क्या मतलब है? शॉर्ट टर्म है। और सुनो, स्टैंडर्ड कहता है भैया ये तुमने इतनी बड़ी ब्रांच 11 महीने के लीज एग्रीमेंट पे लगाई है और इम्प्रूवमेंट्स तो इसमें इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपने कर दी है, आपने इतना सारा पैसा लगा दिया है। आपने ब्रांच मैनेजर से पूछा ये तुम्हारे पास जो टेबल पड़ा हुआ है इसकी लाइफ कितनी है? उसने कहा 5 साल। आपने कहा जो फिक्सचर सारे लगे हुए इनकी लाइफ कितनी है? उसने कहा 5 साल। और मैंने कहा तू मुझे पागल समझता है, तू 11 महीने में जगह छोड़ देगा हैं? इसमें तो एक्सटेंशन ऑप्शन है। उसने कहा हाँ लेकिन मैं एक्साइज नहीं करूँगा। यार ये बगैरती नहीं करो यार, तुम्हारी लीज रोल्ड इम्प्रूवमेंट्स ये बता रही हैं कि तुम इसको 11 महीने पे नहीं छोड़ रहे हो। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंसेंटिव कि तुम इस एसेट को 11 महीने पे नहीं छोड़ो। अब तुम बोलते रहो कि मैं 11 महीने पे छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि एक ठीक ठाक इंप्रूवमेंट तुमने लीज के एसेट पे की हुई है, करोड़ों रुपए की तुमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ऐसे तो नहीं कल तुम उठाओगे और चले जाओगे। ERDD के ऊपर सोलर लग रहा है ना, 70-80 लाख रुपए का सोलर लग रहा है। एक बंदा आके मुझे कहता है कि यार आप अगले 6 महीने में छोड़ देंगे क्योंकि आपका लीज एग्रीमेंट जो है वो 6 महीने का है। मैंने कहा यार मैं शायद छोड़ूं। भाई वो कहेगा पागल वागल हो गया क्या, मतलब क्या बेवकूफ़ बना रहा है भाई, तू इतना ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसके बाद 3 महीने में भाग जाएगा। नहीं, इसका मतलब है लीज होल्ड इंप्रूवमेंट्स अगर सिग्निफिकेंट नेचर की हुई हैं तो लेसी चाहे बोले कि मैं रीजनेबली सर्टन हूँ कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्साइज नहीं करूँगा, लेकिन वो करेगा ऐसा। अब सुनना जरा दूसरी चीज़। सर स्टैंडर्ड कहता है रीलोकेशन कॉस्ट। बाज़ औक़ात सर एक बंदे को एक जगह मिल जाती है लीज़ पे और दूसरी जगह उसको लीज़ पे मिलना, सामान वहाँ से निकालना, दूसरी जगह लेके जाना, इसकी इतनी बड़ी कॉस्ट होती है कि हमें लगता है कि यार लेसी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि 11 महीने पे लीज़ को क्या कर दे, डिसकंटिन्यू कर दे। क्योंकि आमतौर पे सर लीज़ एग्रीमेंट जो बनते हैं ना हमारे मुल्क में, वो बनते हैं 11 महीने के विद दी ऑप्शन टू एक्सटेंड मल्टीपल पीरियड्स। ऐसा तो मुझे बताओ, अगर मैं एक लेसी के पास गया, उसके पास एक लीज एग्रीमेंट है 11 महीने का और उसमें एक एक्सटेंशन ऑप्शन अवेलेबल है और हमें पता है कि लेसी यहाँ से सामान उठा के आसपास जा ही नहीं सकता कहीं, उसको जितनी दूर जाना है, जितना खर्चा आएगा इसको इस पूरे सेटअप को समेटने में, रीलोकेट करने में, मेरा नहीं ख्याल है कि 11 महीने में भागेगा। तो बताओ मैं क्या अज्यूम करूँ कि ये 11 महीने की लीज है या लेसी इसको एक्सटेंड करेगा? एक्सटेंड करेगा सर। क्यों? क्योंकि रीलोकेशन कॉस्ट है सर। ऐसा? अच्छा अब गौर से सुनना। हमारा सर नीचे जनरेटर लगा है, ऐसा है, जो हमारे जनरेटर ना इसमें एक पुर्जा, इतना इंपॉर्टेंट पुर्जा है, वो हम अभी लीज पे लेकर आए अलग से, और हम उसको निकाल के दोबारा दूसरा इस तरह का पुर्जा ढूंढने मार्केट में जाएंगे, ये हमारे लिए क्या बन जाएगा? अजाब बन जाएगा। क्योंकि वो हमारी मशीन में क्या हो चुका है, बेहतरीन तरीके से फिट हो चुका है। अच्छा उसकी भी लीज 11 महीने की है, मैं चाहूँ तो उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। सर ये इस एसेट की इंपॉर्टेंस ऐसी है मेरे लिए कि मैं अगर इसको अभी डिसएंगेज करूंगा, इधर उधर करूंगा, मैं सर मेरा पूरा काम बंद हो जाएगा सर। मैं ये चीज़ अवॉइड, मैं ये चीज़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो एसेट की इंपॉर्टेंस बाज़ औक़ात इतनी होती है कि लेसी उसको निकाल के लेसर को वापस करना, वो कहता है नहीं, जितना हो सकेगा मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। तो मुझे बताओ आपने क्या 3 फैक्टर्स देखे जिसमें आपको लगता है कि लीज टर्म जो है ना वो उसमें एक्सटेंशन ऑप्शन लाजमी लेसी यूटिलाइज करेगा। लीज रोल्ड इंप्रूवमेंट्स ये बता रही होती है कि भाई 11 महीने पे एसेट नहीं छोड़ेगा, ठीक है जी। रीलोकेशन कॉस्ट ये बता रही होती है कि इतना बड़ा नुकसान ये बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा। फिर एसेट की इंपॉर्टेंस, केस जैसा एसेट, इतने ज़बरदस्त तरीके से फिट हुआ हुआ एसेट इसको दोबारा नहीं मिलेगा तो वो नहीं छोड़ेगा, सीधी सी बात है। तो फिर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म वाली एक्सेप्शन अप्लाई नहीं करेंगे। ऐसा? अच्छा फिर
बोर्ड पे देखिएगा। फिर हमारे पास है इकोनॉमिक इंसेंटिव। मुझे बताओ, अगर आपको कहा जाए कि पहले लीज टर्म का रेंटल है 5 साल की लीज टर्म है, उसका रेंटल है 100 रुपये, और आगे की जो लीज टर्म है उसका रेंटल है 50 रुपये, यानी जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसका रेंटल कितना है 50 रुपये, तो क्या हो गया ये बार्गेन एक्सटेंशन ऑप्शन। इसको क्या कहते हैं? बार्गेन रिन्यूअल ऑप्शन या बार्गेन एक्सटेंशन ऑप्शन, जिसमें सेकेंडरी टर्म सस्ते में मिले। अब बताओ, अगर सेकेंडरी टर्म सस्ते में मिल रही हो तो छोड़ोगे उस एसेट को तुम? नहीं सर। इसका मतलब है अगर एक इकोनॉमिक इंसेंटिव है स्ट्रॉन्ग और मार्केट रेट से कम पे में चीज़ मिल रही है तो हम नहीं छोड़ेंगे सर इस एसेट को, ऐसा। अब बताओ जी, हिस्टोरिकल बिहेवियर। आम तौर पे सर हम इस तरह के एसेट देखें लेसी के पास, लेसी 11-12 महीनों में उसको छोड़ता नहीं है। मिसाल के तौर पर हम किसी को भी मकान किराए पे देते हैं, उसमें कोई एक्सटेंशन ऑप्शन नहीं है, ठीक है जी, लेकिन हमें लगता है कि सर ये बार बार इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, रिन्यू करवाएगा, रिन्यू करवाएगा, रिन्यू करवाएगा। तो स्टैंड कहता है फिर यार इसका मतलब असल लीज टर्म 11 महीने नहीं है। क्यों? जो पास के बिहेवियर ऐसे देखे गए कि 1000 में से एक बंदा होता है जो 11 महीने पे चीज़ें छोड़ के चला जाता है। अब मुझे एक बात बताएं, वो क्या फैक्टर्स हैं जो आप इस जजमेंट को लेते हुए कंसिडर करेंगे कि जी लेसी इज़ रीजनेबली सर्टन और नॉट। नंबर 1 इकोनॉमिक इंसेंटिव, अगर सेकेंडरी पीरियड सस्ता है तो हमें लगता है कि लेसी यूटिलाइज करेगा। नंबर 2, अगर लीज होल्ड इंप्रूवमेंट है तो हमें लगता है लेसी एक्सटेंड करेगा लीज पीरियड को। रीलोकेशन कॉस्ट ज़्यादा है, हमें लगता है कि लेसी जो है उसको एक्सटेंड करेगा। एसेट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उसके लिए नहीं छोड़ सकता जल्दी, अल्टरनेटिव मिलना मुश्किल होगा, तो लेसी सर इसको एक्सटेंड करेगा। और हिस्टोरिकल बिहेवियर, पास्ट में सर लेसी ने कभी भी 11 महीने पे एसेट नहीं छोड़ा, तो ये इंडिकेट करता है कि ये वाला एसेट भी 11 महीने पे नहीं छोड़ेगा। अब ज़रा इस सारे फैक्टर्स को परचेज ऑप्शन पर रख के सोचो, मुझे बताएं इकोनॉमिक इंसेंटिव क्या होगा। एसेट का परचेज ऑप्शन इतने सस्ते रेट में मिल रहा हो कि मार्केट में उस जैसा एसेट उस वक्त महंगा मिलता हो, तो हमें क्या लगता है कि हम उसको ज़रूर परचेज करेंगे। लीज होल्ड इंप्रूवमेंट, सर हमने इतना काम उस पर कर दिया कि अब वापस देना तो गुनाह में आएगा सर, इतना खर्चा करके हम एसेट थोड़ी वापस देंगे, ऐसा। सर ये एसेट दे के दूसरा लाने में या चीज़ें चेंज करने में, सर तो इसका मतलब ये प्यारे भाई, ये सारे फैक्टर्स ऊपर के तीनों ऑप्शंस के लिए आपने क्या करना है, इसका रट्टा मारना है। और अगर वो आपसे पूछे कि बताएं लेसी इज रीजनेबली सर्टन और नॉट, हाउ विल यू एक्सरसाइज योर जजमेंट, तो हम क्या कहेंगे, हम इन फैक्टर्स को देखेंगे और असेस करेंगे कि वाकई लेसी की जो वर्बल बात है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, ऐसा। मुझे बताएं सर, इकोनॉमिक इंसेंटिव में अगर मैं आपसे पूछूं, एक बंदा अपनी एक्सटेंशन ऑप्शन में क्या क्या इकोनॉमिक इंसेंटिव हो सकता है, रिड्यूस्ड रेंट। टर्मिनेशन ऑप्शन में क्या हो सकता है, हैवी पेनल्टी, ठीक है जी। परचेज ऑप्शन में क्या हो सकता है, सस्ता एसेट, ऐसा। यार अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो एक जजमेंट की बात हो गई ना। व्हाट इफ के लेसी का बोर्ड डिसाइड कर ले ऐसी की तैसी, हमने तो ऑप्शन एक्सरसाइज करना ही नहीं है, चाहे हमें फ़ायदा भी हो रहा हो, हमने प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया कि हम इस एसेट को नहीं रखेंगे, तो बताओ फिर आप किस चीज़ पे मानेंगे, किस चीज़ को करेंगे, वैल्यू देंगे, फिर हम बोर्ड की बात को वैल्यू देंगे, ठीक है जी। तो सर स्टैंडर्ड कहता है कि इन रेयर सर्कमस्टांसेस बाज़ औक़ात नज़र आ रहा होता है कि लेसी इस एसेट को अपने पास रखेगा, लेकिन सर एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो उसका हेड होता है, जिसकी बात जो है वो हम इस तौर पे लेते हैं कि जी ये एक क्या कहते हैं उसके ऊपर, बड़ा अच्छा वर्ड इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि जी ये बंदा वाकई इस एसेट को जो है वो 11 महीनों बाद क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। तो फिर आप लेसी के हाजिर हालात को देखें, हाजिर स्टेटमेंट को देखें, फिर इन फैक्टर्स को आप कंसिडर ना करें, लेकिन आम हालात में आपने इन फैक्टर्स को क्या करना है, कंसिडर करना है। अभी ऊपर वाले सवाल में आपने देखा एक पेनल्टी थी, याद है, टर्मिनेशन भी, उससे क्या किया, उसने कहा ऐसी की तैसी मैं पेनल्टी दूंगा लेकिन मैं जान छोड़ूंगा, तो हमने क्या किया, उसको पेनल्टी इंक्लूड कर दी, खत्म। हमने लीज टर्म कितनी रखी, शॉर्ट रखी, 5 साल रखी, ऐसा है। अब बताओ अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आप इसको मैनेज कर लोगे, पक्का जी, इसको नोट कर लें सर, शाबाश। हैं नहीं अभी ये ड्रामे नहीं कर, अभी 10 मिनट बाकी है, साथ साथ ड्राइव पर डालें, रुक जाओ, एक छोटा सवाल और निकलेगा। हैं क्या चीज़, नहीं
मैं जब सोलर लगवाया था मैंने उससे पहले एक चीज़ पूछी थी कि अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्या मैं ये नट बोल्ट खोल के ले जाऊँ? उसने कहा ले जाओ। मैंने कहा ये मेरा एसेट है एक्सपेंस है? उसने कहा एसेट है, तो मैंने लगवाया। अगर वो कहता ना कि 70 लाख रुपए लग गए तो लग गए और फिर नहीं होगा, तो मैं कभी नहीं लगवाता। मैं हमेशा अपने आप को बेटा इतना मोबाइल रखता हूँ कि कल मैं यहाँ से इलाका गैर जाके क्लासें लेनी पड़े ना तो मैं ले सकता हूँ, इतना मैं अपने आप को मोबाइल रखता हूँ। मेरी 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट नहीं है यहाँ।